विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम हिंदी के विविध रूप प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो क्या अर्थ है हिंदी के विविध रूप से? तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो जिस तरह राज्य स्तर पर हम हमारी प्रादेशिक भाषा गुजराती बोलते हैं, तो इतने छोटे स्तर पर भी अलग अलग जिले में हमारी गुजराती भाषा के रूप बदलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम गुजरात के मेहसाणा में जाएंगे तो गुजराती भाषा का अलग रूप दिखेगा। अगर सौराष्ट्र में जाएंगे तो भी हमारी भाषा का रूप बदल जाएगा। उसी तरह अन्य क्षेत्रों के बारे में भी भाषा में परिवर्तन देख सकते हैं। ऐसी बदलती हुई भाषा को हम भाषा का जनपदीय रूप कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भाषा का एक रूप ऐसा भी है जिसका उपयोग व्यवहार में होता है, जैसे कि हमारे सभी कार्यालय आदि में वह रूप सारे राज्य में एक सा रहता है। अब इसी उदाहरण को हम दृष्टि के समक्ष रखकर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विविध रूपों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा भारत देश एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर बांग्ला, असमिया, उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी इत्यादि कई सारी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। हम जिसे आज हिंदी कहते हैं, वास्तव में तो वह हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली का विकसित रूप है। जैसे हमारी गुजराती भाषा प्राकृत में से शुद्ध होकर बनी है, उसी तरह हिंदी भाषा खड़ी बोली का विकसित रूप है। यह खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली है। इस खड़ी बोली में अन्य बोलियों के तत्वों का समायोजन करके हिंदी भाषा बनी है। खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली या खरी बोली वर्तमान हिंदी का एक रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की रचना की गई है। हिंदी में कुल 18 बड़ी बोलियां हैं जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्र के लोगों की मातृभाषा है, जैसे हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कनौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि। तो बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का विस्तृत। बोलने के क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। एक जनपदीय या आंचलिक, 2 राष्ट्रीय और 3 अंतरराष्ट्रीय। तो अब इन रूपों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले जनपदीय या आंचलिक। तो जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, ऐसे क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है और जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र के नाम से पहचानते हैं, ऐसे क्षेत्रों का व्याप बहुत ही बड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरांचल प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक
यह फैला हुआ है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हिंदी भाषी क्षेत्र व्याप्त है। इन क्षेत्रों के निवासी अपने दैनिक व्यवहार में शुद्ध और मानक हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। लेकिन वह बोली हिंदी की ही अलग अलग बोलियां होने के कारण हम कह सकते हैं कि वे औपचारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में हिंदी की बोलियां जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है, जिसे हम आंचलिक भाषा भी कह सकते हैं। आंचलिक यानी कि जनपदीय, जिसका संबंध जिले से हो, या आंचलिक यानी कि जिसका संबंध किसी अंचल या क्षेत्र विशेष से हो। तो भारत के भी अलग अलग हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी की अलग अलग बोलियां बोली जाती है। भाषा के जनपदीय रूप को जनजीवन का आईना माना जाता है। एक और जनपदीय या आंचलिक भाषा के रूप को प्रयुक्त करने वाले वर्ग का विस्तृत क्षेत्र है। तो दूसरी ओर देश के कई बड़े नगरों में हिंदी का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। उन शहरों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा पर स्थानीय भाषा की शब्दावली, रूप रचना का प्रभाव दिखाई देता है, और इस प्रकार की हिंदी को हम उन शहरों के नाम से भी पहचानते हैं, जैसे कि मुंबईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि। तो अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, हिंदी का राष्ट्रीय रूप। हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है, जिसका मानकीकरण किया गया है, और यह पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है, जिसे मानक हिंदी भाषा कहते हैं। हमने पहले देखा कि हमारी यह भाषा खड़ी बोली का विकसित रूप है। 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी, और उसने इस भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदुओं शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर किया है। हिंदी भाषा के विकास में लाखों सिद्ध तथा संतों का भी बहुत योगदान रहा है। उन्होंने हिंदी भाषा में रचनाएं लिखकर अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा को पूरे भारत में पहुंचाया। हिंदी भाषी क्षेत्रों के उपरांत अहिंदी क्षेत्रों के नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता और प्राणनाथ आदि ने भी साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया है, और फिर धीरे धीरे हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास हुआ। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के पूर्व के समय में अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलनों में इस भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, तो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि ने इसके सार्वजनिक रूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते हुए पूरे देश के लिए इसे अपनाने पर जोर दिया। इसमें अरबी और फारसी तथा संस्कृत के जो प्रचलित शब्द थे, ऐसे शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
इस प्रकार इस दृष्टि से हिंदी के दो प्रमुख प्रकार पड़ गए, एक संस्कृत मिश्रित हिंदी और दूसरी अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क की भाषा है। स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्रों के बारे में। वैसे तो सामाजिक संदर्भों तथा व्यावहारिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी के मौखिक तथा लिखित दो रूप मिलते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र के अनुरूप इनका विविध रूप भी अलग अलग होता है और इस दृष्टि से जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख क्षेत्र है, एक सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद, दो सभा समारोहों का संचालन, तीन किसी सूचना की उद्घोषणा, चार चुनाव प्रचार की व्याख्यान, पांच किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल, 6 समाचार लेखन या आकाशवाणी और टेलीविजन, 7 समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि से संबंधित पत्र व्यवहार और 8 फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता और साहित्य की भाषा अलग होती है। अच्छी पत्रकारिता वही मानी जाती है जिसमें साफ रूप से सरल और सहज तरीके से बात को लोगों तक पहुंचाया गया हो। पत्रकारिता की भाषा को सीधा, सरल और सहज होना चाहिए। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका मूल उद्देश्य भाषा ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि एक खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। साहित्य की भाषा के मामले में लेखक स्वतंत्र है क्योंकि यह उसकी अपनी निजी कृति होती है, लेकिन मीडिया के लेखन में एक संस्थान की ओर से एक व्यापक जन समुदाय को संबोधित किया जाता है। पत्रकार का उद्देश्य यही होता है कि उसकी बात लाखों लोगों तक पहुंच सके, वे उसे समझ सके। जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रसारण की भाषा सरल और सुग्राह्य होनी चाहिए, तभी उसे सामान्य तथा विद्वान, निरक्षर, साक्षर और बाल, युवा तथा वृद्ध समान रूप से समझ सकेंगे। रेडियो के कार्यक्रमों में भाषा मंजिल नहीं है, बल्कि एक रास्ता है श्रोताओं तक अपनी बात रचनात्मक तरीके से पहुंचाना। रेडियो की भाषा आपसी संवाद की भाषा होती है, जिसमें स्टूडियो में बैठा प्रस्तुतकर्ता अपने श्रोताओं से बात करता है। इसलिए रेडियो कार्यक्रमों की भाषा शैली सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। सभा समारोह के संचालन में औपचारिक और ललित्य सभर और आकर्षक भाषा का उपयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भाषा के रूप भी बदलते रहते हैं। अगला टॉपिक है प्रयोजन परक कार्य क्षेत्रों की हिंदी। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन परक या प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है।
हिंदी के इस रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में जाना जाता है। आज हिंदी का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। देश से बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिदाद आदि में भी भारतीय मूल के निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान तथा कोरिया में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन भी होता है। तो आज इस वीडियो में हमने हिंदी के विविध रूप प्रकरण का संपूर्ण अध्ययन किया। नमस्कार।